नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खासतौर पर बात करेंगे विधानसभा चुनाव दिल्ली के और उपचुनावों की भी। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 57% से भी अधिक मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, सीजेआई और उपराज्यपाल समेत तमाम दिग्गजों ने डाले वोट। आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर। शाम 5 बजे तक 65% से भी ज्यादा मतदान। उधर तमिलनाडु की रोड ईस्ट सीट में भी 64% से अधिक वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से त्रिवेणी पर मां गंगा का किया पूजन। अब तक 38 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया है पवित्र स्नान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करने का किया आह्वान। और लीबिया में फंसे 18 भारतीय नागरिकों की आज होगी वापसी। विदेश मंत्रालय ने कहा, सरकार विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में कतारों में लोग लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। इस बीच शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आ गया है कि दिल्ली में 57% से भी अधिक मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया है। करीब 58% मान लीजिए। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी जिले में 63.83% यानी करीब 64% दर्ज किया गया। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा 25 से भी अधिक वर्षों के बाद राजधानी में वापसी के लिए जोर लगा रही है। वहीं दिल्ली में साल 2013 तक 15 वर्ष लगातार शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद अब अपनी वापसी करने का भी प्रयास कर रही है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में अपना मतदान किया। सुबह से राजधानी के कई पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थीं। और साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल गौड़ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा फर्जी मतदान का गंभीर आरोप लगाया है। फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। भाजपा का आरोप है कि सीलमपुर में 300 से लेकर 400 फर्जी वोटर हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोनी से लाया गया है। साथ ही भाजपा उम्मीदवार ने इनके बांग्लादेशी होने का शक भी जताया है। जो 300-400 वोट इन्होंने लोनी से उत्तर प्रदेश से मंगा रखी है, वो मुझे लग रहा बांग्लादेश के लोग हैं, आदमी भी और लेडीज भी। बुरखे की आड़ में वो वोट डाल रही है। एक बात बताओ, हमारी बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, इनकी वोट डाल दी है। ऐसे तो 25 मेंबर हमने पकड़ चुके। सेठ भगवान दास स्कूल पे पकड़ी गई, पूजा पब्लिक स्कूल, आयरन पब्लिक स्कूल और एंजलिक पब्लिक स्कूल, यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो हमने रोका, केजरीवाल फर्जीवाड़ा कर रहा है। वहीं दिल्ली के बरौली विधानसभा क्षेत्र से भी फर्जी मतदान करने के लिए आए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
we have come to know that 2 persons have been detained in the south for on the allegation of bogus voting. So we are verifying those facts, and as far as other places are concerned, as of now, I do not have any information about this bogus voting, but as the election progresses, we would be knowing more and more about the specifics of the various incidents. तो कैसा रहा दिल्ली के चुनावी दंगल का मतदान? हाल जानने के लिए अपने दो संवाददाताओं से हम जुड़ रहे हैं। निशांत कुमार राय, नई दिल्ली जो हॉट सीट है, और गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दो संवाददाता। हम सबसे पहले मैं निशांत के पास चलता हूं। निशांत, नई दिल्ली सीट जो कि हम जानते हैं कि कितनी हॉट हो गई है, 3 हाई प्रोफाइल उम्मीदवार तो कम से कम हैं ही वहां पर, अरविंद केजरीवाल खुद, फिर परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। लेकिन इस बार नई दिल्ली, और ये भी निशांत, जरा सा हम अगर 25 साल तक पीछे भी चले जाए ना, तो ये दिखाई पड़ता है कि नई दिल्ली सीट पर जिसकी जीत हुई, सरकार उसी की बनती है। इस बार नई दिल्ली की सीट की बड़ी ज्यादा चर्चा है, और अरविंद केजरीवाल पूरे प्रचार के दौरान ऐसा लगा कि शायद पहली बार अरविंद केजरीवाल असहज से दिखे। नई दिल्ली की सीट क्या कह रही है, कितना मतदान वहां पर हुआ है, और जो मतदान हुआ है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं क्या निशांत? देखिए, सबसे पहले मैं नई दिल्ली सीट के बारे में कहूं तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री के पुत्र नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री के पुत्र जो हैं वो अपनी विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने 10 सालों के कामकाज के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दोनों ही तरफ एक दूसरे पर पूरे चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, और नई दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे ने इम्पैक्ट डाला है तो ये पॉल्यूशन नजर हमें आया, और इसके साथ साथ हमें नजर आया यमुना की सफाई को लेकर। दरअसल नई दिल्ली में अगर बात की जाए तो लुटियन दिल्ली समेत तमाम वो वीवीआईपी और बहुत पॉश इलाके आते हैं जहां पर एलिट वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में यहां पर मुद्दे भी कुछ इस तरीके के नजर आए जब सुबह से हम बूथों पर घूमे। जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, लगभग पिछली बार के ही करीब यहां पर मतदान जो शाम 5 बजे तक हुआ है, और इंतजार करना होगा जब चुनाव आयोग, चूंकि अभी दरवाजे बंद कर दिए गए। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि पोलिंग बूथ आप देख सकते हैं कि गेट को इस समय लगा दिया गया है, अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, और अब इसके बाद कोई भी मतदान नहीं कर सकता है। यानी कि जो चुनाव आयोग अपने नतीजे घोषित करेगा, पोलिंग परसेंटेज घोषित करेगा, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली विधानसभा में क्या होता है और कितने फीसदी मतदान हुआ है। लेकिन इस बार यहां लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं रही। संदीप दीक्षित ने यहां पर चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को बड़ी चुनौती दी, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी लगातार असहज नजर आए थे। और कल रात की बात की जाए या आज पूरे दिन की बात की जाए, अपने विधानसभा में उन्होंने बहुत ही ज्यादा समय दिया, बूथों पर घूम घूम कर वोटिंग परसेंटेज और तमाम चीजों का हालचाल लिया। इसके अलावा अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए, जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार 62% के आसपास था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि उसको क्रॉस कर सकता है, क्योंकि 56% के आसपास शाम 5 बजे तक जो पोलिंग परसेंटेज है वो निकलकर सामने आया है। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि आंकड़े कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, बेहद कड़ा। जी बिल्कुल, उसके बाद आंकड़े जरूर बढ़ेंगे। और अभी 5 बजे तक का अपडेट ये भी आ रहा है कि करीब करीब 58%, मान लीजिए कि 58% के आसपास मतदान की खबर 5 बजे तक पूरी दिल्ली से आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी जुड़े हुए हैं और गिरीश भी जुड़े हुए हैं। पहले गिरीश के पास मैं चलता हूं। गिरीश, कई सीटों से उम्मीदवारों ने ये खुला आरोप लगाया कि बाहर से लाए गए वोटर बांग्लादेशी होने तक का आरोप लगाया। क्या कुछ खबरें मिल रही हैं अलग अलग सीटों से, और ये जो आरोप लगाए गए इसके पीछे आधार क्या है? लगातार न केवल आज चुनाव में, चुनाव से पहले भी ये मुद्दा गरमाता रहा है दिल्ली के अंदर, और आज भी सीलमपुर की अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर जो सीलमपुर है वहां पर ये सवाल उठाए गए कि फर्जी मतदाताओं की बात की गई, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसको संज्ञान में लेते हुए उसको जांच की बात कही है। उसमें दिल्ली पुलिस उसमें जांच में जुटी हुई है। इसी तरह महरौली के आसपास भी ऐसी शिकायतें मिली थी, लेकिन आज मतदान जो है वो कहें तो पूरी दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक
वक्त रहा सुबह 7 बजे से, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। सुबह 7 बजे भी काफी संख्या में मतदाता जो है पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गए थे और तब से लेकर अब तक लगातार 6 बजे तक मतदाता देखने को मिले। हालांकि दोपहर की लालचंद अगर बात की जाए तो करीब 1 से 3 बजे के आसपास रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी थी मतदाताओं की पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन 3 बजे के बाद फिर से थोड़ी रफ्तार बढ़ी और 6 बजे पूरे 6 बजे जो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं दिल्ली के अंदर 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उनके गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो मतदाता 6 बजे से पहले मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे वो मतदान केंद्र के अंदर हैं और वो वोट डाल रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश से कहूंगा कि मेरे पीछे भी एक ये पोलिंग स्टेशन है, आप देख सकते हैं इसके जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो अंदर मतदाता 6 बजे से पहले पहुंच चुके थे अभी उनके लिए केवल वोटिंग हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है क्योंकि 5 बजे तक 57.70 जो है वोटिंग परसेंटेज रहा था और उसके बाद 1 घंटे के अंदर उम्मीद की जा रही है वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। और इसके अलावा क्योंकि ये केवल पिछली बार की अगर बात की जाए 2020 की लालचंद तो करीब 62% मतदान दिल्ली के अंदर हुआ था, लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग की एक पहल और थी उसके अंदर यह था कि सर्विस वोटर को तो वोट करने का मौका दिया ही, साथ ही चुनाव आयोग ने जो दिव्यांग हैं जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनसे भी जो उनसे मांगे थे कि जो घर पे चाहते हैं तो उनके घर पे भी वोटिंग हुई है। तो ये अच्छी पहल है। लौटता हूं आपके पास और धीरज के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, यानी कि मतदान का काम पूरा। मतदान केंद्रों के अंदर कतार में लगे लोग हालांकि अभी भी वोटिंग कर रहे हैं, जो मेन गेट के अंदर चले गए 6 बजे से पहले तो वो मतदान कर रहे हैं। दिल्ली में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आ गया है, वो करीब 58%, 57.7 आप देख रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिले में सबसे ज्यादा 63.83 करीब 64% मतदान दर्ज किया गया उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में। पूर्वी दिल्ली में 58.98 यानी करीब 59% मतदान ईस्ट दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में। दक्षिणी दिल्ली में 55.72% और उत्तरी दिल्ली में 57.24% मतदान का आंकड़ा आ रहा है। पश्चिमी दिल्ली में 57.42, सेंट्रल दिल्ली में 55.24% मतदान। ये सारे जो हम आपको आंकड़े दे रहे हैं ये आंकड़े 5 बजे तक के हैं, और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता ही रहे थे और आमतौर पर होता ही है कि उसके बाद उसमें जरूर उछाल होता है, क्योंकि जो मतदाता पोलिंग सेंटर तक, मतदान केंद्र तक निर्धारित समय तक चले जाते हैं, वो चाहे कतार कितनी भी लंबी हो वो वहां पर वोटिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो ऊपर जाएगा। दिल्ली में भी कई जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि अभी कई जगहों पर मतदाता मेन गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तो वो अब मतदान करके ही लौटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मतदान का प्रतिशत और ऊपर जाएगा। और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में करीब 62% मतदान हुआ था, तो अभी 5 बजे तक का आंकड़ा ही 58% है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि 62% को जरूर पार करेगा और शायद ये 65% के आसपास तक भी जा सकता है एक अनुमान के मुताबिक। इस बीच अलग अलग इलाकों में कितने वोट रहे हैं, कितना वोट रिकॉर्ड किया गया है, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वोट मीटर के जरिए देख ही रहे हैं। लगातार हम आंकड़े आपको दे रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि अलग अलग इलाकों में मतदान का प्रतिशत कितना रहा है वो आप लगातार पूरे दिन भर देख रहे हैं। शाम 5 बजे तक के आंकड़े अभी तक आ चुके हैं। तो ये मतदान जो है वो दिल्ली में संपन्न हो चुका है, लेकिन जो लोग अभी भी कतार में खड़े हैं वो मतदान कर रहे हैं, वो मतदान करके ही अपने घर को जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मतदान के आंकड़े में उछाल तो स्वाभाविक है ही, और वो उछाल हमें देखने को मिलेगा। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अब रुख करूंगा धीरज का। धीरज हैं रोहिणी में, और मुझे लगता है कि ये इलाका इस बार काफी चर्चा इस बात की रही धीरज कि जो पूर्वांचल के वोटर हैं वो क्या रुख लेंगे, क्योंकि ये बड़ी चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव में यही पूर्वांचली वोटर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते थे, बम्पर वोटिंग करते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती थी तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते थे। तो इससे काफी हद तक निर्धारित होगा कि दिल्ली चुनाव का नतीजा क्या रहेगा। तो आप क्योंकि वैसे गढ़ में हैं जहां पर पूर्वांचलियों का अच्छा खासा दबदबा है वोटर के तौर पर,
क्या कुछ रुझान मिल रहे हैं धीरज आपको? पूर्वांचलियों का रुख कैसा रहा? देखिए, जो शुरू से एक तरीके की जो कोशिश रही भारतीय जनता पार्टी की कि पूर्वांचल के जो वोटर हैं, पूर्वांचल के वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए, उनको एक तरीके से जो भागीदारी के जरिए, उनको एक तरीके से मतदान के जरिए, या उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सम्मान के जरिए किसी न किसी तरीके से पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको भाजपा अपनी तरफ खींचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो ढेरों ऐसे हमने कार्यक्रम देखे, जिस कार्यक्रम में जो पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल के कलाकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए, और सारे कलाकारों ने जो पूर्वांचल के सम्मान की बात की, पूर्वांचल को निर्णायक बताया। जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक दिल्ली में लगभग 20% वोटर हैं पूर्वांचल के, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि दिल्ली के 20 से 22 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पूर्वांचल वोटर ही जीत और हार का एक तरीके से समीकरण तय करते हैं। अब एक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूर्वांचल के अपमान की बात आई। पूर्वांचलों के बारे में तो यहाँ तक कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कि 500 रुपये में आते हैं और यहाँ मुफ्त में इलाज कराते हैं, ये भी बातें कही गई। उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से वार पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्वांचल सम्मान की तरह कार्यक्रम किया और पूरी दिल्ली में इस बात को फैलाने की और की कोशिश की कि हम पूर्वांचल का सम्मान करते हैं। मनोज तिवारी जैसे नेता आए, या पूर्वांचल के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस मामले में सामने आए। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो वोटर है, इस वोटर का रुझान किधर है। हमने एक सवाल जरूर पूछा था, जो मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे हमने पूछा था कि पूर्वांचल का मुद्दा आप रखते हैं, पूर्वांचल के गाने, पूर्वांचल के आप जितने भी दिल्ली के चुनाव प्रचार आप देखेंगे, उस दिल्ली के चुनाव प्रचार की गाड़ियों में आपको पूर्वांचल का गाना जरूर सुनने को मिलेगा। एक तरीके से सभी राजनीतिक दलों की ये कोशिश थी कि ये पूर्वांचल वोटर को अपनी तरफ खींचा जाए। अब जब वोट समाप्त हुआ है तो ये विश्लेषण जरूर होगा कि इस बार जो पूर्वांचल जो वोटर, जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी का को भी भरोसा है, जिसपे आम आदमी पार्टी को भी भरोसा है, और कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी को ही भरोसा है। तो देखना होगा कि वो किस तरफ गए। आप तीनों हमारे साथ अभी बने रहिएगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दिल्ली का जो मतदान है उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों के जरिए। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फिर आप तीनों के साथ चर्चा करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद दिल्ली के महादंगल पर हम बात कर रहे हैं। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुख करता हूं निशांत राय का। निशांत, हमने नई दिल्ली सीट की बात तो कर ली, लेकिन पूरी दिल्ली के हिसाब से आपने काफी दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज की, आपने कई अलग अलग जगहों पर देखा। मोटे तौर पर लगा क्या कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार था, या कहीं ऐसा लगा कि ज्यादातर जगहों पर तो सीधा मुकाबला था, कुछ जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला था? बताइए। देखिए, राजधानी दिल्ली की राजनीति को समझने के लिए जो मुझे लगता है कि दिल्ली में को पहले क्लास में हमें डिवाइड करना होगा। क्लास के साथ साथ दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां जाति से भी हमें बात करनी पड़ेगी। जो आउटर इलाके हैं, अगर छतरपुर की तरफ जाएं तो वहां गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं, रोहिणी में अगर हम जाएं जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो त्यागी बाहुल्य क्षेत्र जैसे बुराड़ी के आसपास के क्षेत्र है। और उसके अलावा अगर एक बात की जाए, जैसे आपने अभी पूर्वांचली का सवाल पूछा, और पहाड़ी वोटर, खासकर उत्तराखंडी वोटर, इन सब चीजों को देखेंगे तो दिल्ली की राजनीति को, सियासत को समझने में बेहद आसानी होगी। अपर क्लास वोटर और मिडिल क्लास वोटर, लोअर मिडिल क्लास वोटर, लोअर क्लास वोटर, इस तरीके से अगर श्रेणी से चीजों को बांटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली में आखिर माहौल क्या बन रहा है। और तीनों ही राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार को देखेंगे
तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। बिल्कुल। अगर जाट बाहुल्य क्षेत्रों की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा जरूर उठाया, लेकिन नई दिल्ली से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव प्रवेश वर्मा को टिकट देके एक बड़ा मैसेज देने का काम किया। इसी तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट देकर गुर्जर क्षेत्र पे पूरी तरीके से पकड़ बनाने की कोशिश की। वहीं जहां तक पूर्वांचलियों की बात है, मनोज तिवारी समेत बीजेपी ने एक पूर्वांचल मोर्चा का गठन कर दिया और पूर्वांचल मोर्चा केवल महाराष्ट्र और दिल्ली में ही बीजेपी का है, बाकी ठीक है। गिरीश, खास तौर पर 3 सीट की बड़ी ज्यादा चर्चा रही गिरीश, और ये चर्चा रही कि इन तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता बड़ी जबरदस्त घिरे हुए थे। एक तो नई दिल्ली जहां पर अभी निशांत हैं, दूसरा जंगपुरा जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, तीसरा कालकाजी जहां से मुख्यमंत्री आतिशी लड़ रही हैं। इन तीनों सीटों पर, तीनों जगहों पर लगभग मान के चलिए कि एकदम जबरदस्त तिकोना मुकाबला कम से कम इन तीनों सीटों पर तो है ही, हो सकता है कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला हो। ऐसे में चुनौती बढ़ जाती है गिरीश किसी भी उम्मीदवार के लिए। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर कालकाजी सीट की बात की जाए तो वहां पर देखिए महिलाएं 2 आमने सामने हैं। एक तरफ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं और उनके सामने कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है और उनके सामने भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को उतारा है। तो वहां अपने आप में त्रिकोणीय मुकाबला है। अब त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो जितने भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पूरा दमखम लगा दिया परसों शाम तक। और इसी के अलावा नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली में भी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं और एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। तो यहां भी पूरी तरह त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस के संदीप दीक्षित, एक तरफ भाजपा से परवेश वर्मा और तीसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल लड़े हुए हैं चुनावी मैदान में। और तीसरी अगर जंगपुरा की बात की जाए तो जंगपुरा भी बेहद रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि फरहाद सूरी दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। तरविंदर मारवा जो भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं और वहां पर मनीष सिसोदिया उतरे हैं। लौटता हूं आपके पास, तो यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ठीक है, लौटता हूं। धीरज, आपसे एक छोटा सा कमेंट ये बताइए, आपने कई जगहों पर घूम करके रिपोर्टिंग की, ये बताइए कितना बड़ा मुद्दा बन पाया यमुना की सफाई, जो कूड़ा है वो, या प्रदूषण, ये सब कितना बड़ा मुद्दा बन पाया? छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, जो सबसे जो छोटा जवाब आप मांग रहे हैं, यमुना का प्रदूषण या यमुना की सफाई ऐसा मुद्दा बना जिसके ऊपर जाकर खुद अरविंद केजरीवाल को सफाई देनी पड़ी और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी पड़ी। बाकी जगहों पे हमने दिल्ली के चुनाव में देखा लगभग हर मौके पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में अपना एजेंडा सेट करते नजर आए। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अगर एजेंडे पर अगर अरविंद केजरीवाल को हार मिली या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आम आदमी पार्टी फंसती नजर आई तो यमुना की सफाई बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया और शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल, न केवल हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो और ज्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत, धीरज और गिरीश। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खास तौर पर बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की जो बिल्कुल हॉट सीट है उस पर बात करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत ब्रेक के बाद। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मतदान संपन्न हो गया उपचुनाव के लिए। हालांकि अभी भी कुछ मतदान केंद्रों में वहां पर ही कतारों में लोग लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक का आंकड़ा गया है। 65.25% मतदान हुआ है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से हो रहा है। दोनों ही दल इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता मिल्कीपुर से जुड़ चुके हैं। मिल्कीपुर से आशुतोष, बताइए, ये जो मतदान का प्रतिशत है 5 बजे तक 65% के आसपास, कुछ इशारा कर रहा है क्या ये, अगर पिछले चुनावों से इस मतदान प्रतिशत की तुलना करें तो? बिल्कुल लालचंद, अगर हम इशारे की बात कहें तो निर्वाचन आयोग की सबसे पहले जीत हुई है। निर्वाचन आयोग ने जो सबसे अधिक मतदान करने के लिए लोगों को
मतदाताओं को प्रोत्साहित किया था, निश्चित रूप से वो निकल के घरों से आए और मतदान केंद्रों तक गए और उन्होंने मतदान किया। देखिए लालचंद, जिस तरीके से इसके पहले अयोध्या की लोकसभा सीट जो है अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हारी थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली थी, कहीं न कहीं तंज जो है भारतीय जनता पार्टी पर भी कसा गया था और उसके साथ साथ अयोध्या वासियों पर भी कसा गया था। निश्चित रूप से हमको वो चीज़ें यहाँ पर तमाम सारे बूथों पर दिखाई दी कि जो संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था उसने गंभीरता से न लेते हुए और मतदान नहीं किया था, जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। और हार केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, बल्कि 500 वर्षों के जिस इतिहास को यहाँ पर एक बार फिर से जो है एक मूर्त रूप दिया गया था, सुव्यवस्थित किया गया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम की, तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के मलाल था इस बात का इस मिल्कीपुर सीट के लोगों को भी, और उन्होंने घरों से निकल करके मतदान किया। स्पष्ट रूप से सुबह से लेकर शाम तक जहां मतदान हुआ है उन जहां मैं गया हूं, लोगों ने उत्साह के साथ जो है अपना वोट कास्ट किया और कहीं कहीं यह बात निकल करके आई है कि कुछ भूल हुई है। ठीक है, भूल सुधार कैसी हुई है, कितनी हुई है, तो ये अपने आप में आप बड़ा मुद्दा बता रहे हैं आशुतोष। एक तो ये बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में लगा कि भाई कुछ ना कुछ कसर रह गई, कुछ ना कुछ भूल हो गई, उसको सुधारना है। और कौन से मुद्दे हावी रहे इस उपचुनाव में वहां पर? नहीं लालचंद, ये 403 विधानसभा सीटों में से उपचुनाव में अगर एक सीट निकल करके आती है जिसमें उपचुनाव होते हैं और ख़ासतौर पर अयोध्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है नाक और साख का लड़ाई थी। नाक अगर लगी हुई थी तो सत्तारूढ़ दल की और साख अगर लगी हुई थी तो विपक्ष की। इस नाक और साख की लड़ाई में कहीं न कहीं जो है मिल्कीपुर वासी जो है अपना निर्णय दे चुके हैं। जिस तरह से मतदान हुआ है 5 बजे तक 65% से अधिक मतदान हुआ है, 6 बजे के बाद ये आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, दिखाई देती है कि जो मतदाता निरुत्साहित नहीं था उसने उत्साह के साथ अपना जो है यहाँ पर आकर के दिया है। आपको लालचंद मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अयोध्या में लोकसभा सीट की जीत के बाद बड़ी प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी को तंज कसने के लिए जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर जीते हुए अपने लोकसभा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाते रहे हैं, आगे की सीटों पर बैठाते रहे हैं, कहीं न कहीं ये कुछ जो है इस तरह से इशारा करता था कि आने वाले दिनों में यह उपचुनाव के रूप में जब मिल्कीपुर सामने आएगा तो निश्चित रूप से वो तंज की लड़ाई जो है यहाँ पर दिखाई देगी। बिल्कुल वो दिखाई दे रही थी प्रचार के दौरान भी काफी ये हाई प्रोफाइल सीट रही। और अब जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपसे जुड़ेंगे और फिर और इसका विश्लेषण करेंगे ही। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, मिल्कीपुर से जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला मिल्कीपुर हाई प्रोफाइल जो उपचुनाव हुआ है उस पर जुड़े हुए थे मतदान के बारे में जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।